हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एक्सरसाइज सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में ना हम लोग चैप्टर 5 के जो भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है ना, इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, द रीजन फॉर इनर्सिया ऑफ अ बॉडी इज। तो बच्चे, इनर्सिया, तो जो बॉडी का जो इनर्सिया होता है ना बच्चे, वो केवल और केवल डिपेंड किस पे करता है? मास पे डिपेंड करता है। सर, ये मास पे कैसे डिपेंड करता है? सपोज करिए ना, दो शार्पनर हैं, दो क्या है, शार्पनर है। तो मैं बोलूँगा ना कि ना, इसका मास क्या है, लेस है, इसका मास क्या है, मोर है। तो इसका मास लेस है, इसका मास मोर है। तो लेस मास का इनर्सिया कम होगा और मोर मास का इनर्सिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सर, इनर्सिया मतलब क्या होता है? इनर्सिया मतलब ये होता है ना कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए अपोज करता है। तो जैसे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सपोज करना कि यहाँ पर एक साइकिल है, यहाँ पर क्या है, एक साइकिल है, और ये या यहाँ पर क्या है, एक ट्रक है। तो अब बताइए किसका मास ज़्यादा है? तो बोलोगे सर, ट्रक का मास क्या है बच्चे, ज़्यादा है। ट्रक का मास क्या है, ज़्यादा है। तो ट्रक अपने ना स्टेट, सपोज सपोज कि दोनों रुका हुआ है, तो आप क्या 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 करोगे, साइकिल को जाकर के आप धक्का दोगे ना, तो एक क्या होगा, ये मूव करने लग जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन आप बस को धक्का दोगे तो क्या वो मूव करेगा? नहीं। तो इनर्सिया क्या होता है, जो अपने स्टेट को ना चेंज होने का ना अपोज करता है, उसको बोलते हैं लोग इनर्सिया। तो द रीजन फॉर इनर्सिया ऑफ अ बॉडी इज ओनली मास होता है। और जब आप लोग आगे पढ़ोगे ना, तो आ जाएगा, द रीजन फॉर इनर्सिया ऑफ अ बॉडी इज डिपेंड्स ऑन मास एंड डेंसिटी। मास पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो अभी हम लोग को ओनली मास बोलना है। सिंपल सा बोलिएगा, मोर मास मोर इनर्सिया, लेस मास लेस इनर्सिया, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अ बॉय इज सिटिंग ऑन द अपर मोस्ट बर्थ ऑफ अ ट्रेन। अच्छा, ठीक है, एक बॉय है ना, जो एक ऐसे करके ट्रेन है, ट्रेन जा रहा है, उसका कोई एक बोगी है, बोगी है, उसमें क्या है, वो अपर अपर बर्थ पे क्या है, वो बैठा हुआ है, सिटिंग किया हुआ है। जस्ट व्हेन द ट्रेन इज कमिंग टू अ हॉल्ट, जैसे ही ट्रेन रुकने वाला है, सपोज करें कि ऐसे करके मूव कर रहा है ट्रेन, और जैसे जैसे ट्रेन रुकने वाला है, he drop a mango in the open hand of his brother who is sitting on the seat right below him। और इसी के सीट के नीचे इसका भाई बैठा हुआ है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, हाथ को ऐसे करके खोल करके मैंगो मांग रहा है कि मैंगो दो, और वो क्या कर रहा है, मैंगो गिरा रहा है। उसी समय ट्रेन क्या है, रुकने वाला भी है, ठीक है ना। वेयर विल द मैंगो फॉल, तो बताओ मैंगो कहाँ गिरेगा? तो राइट इन हिज ब्रदर हैंड, तो उसके ब्रदर के हैंड में गिरेगा? तो कभी नहीं गिरेगा ना, क्यों 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 क्या रहा है, वो मोशन कर रहा है। जैसे ही आप इसको ना गिराओगे ना, तो ये मोशन कर रहा है, जैसे कि ट्रेन मूव कर रहा है, तो ना इस उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वो जो मैंगो है, मैंगो भी ना उस बच्चे के हाथ पे है। तो ये मैंगो भी क्या कर रहा है बच्चे, मोशन कर रहा है, उतने ही स्पीड से मैंगो भी मोशन कर रहा है। और जैसे ही वो गिराया और ट्रेन रुका ना, तो क्या होगा, ये तो मोशन करता ही रह जाएगा, लेकिन ट्रेन क्या होगा, रुक रुक जाएगा। ट्रेन क्या होगा, रुक जाएगा, और वो मोशन करता हुआ उसके हाथ के आगे गिर जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो होगा क्या इसमें, सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिज हेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट, बिल्कुल नहीं, जिस साइड डायरेक्शन जा रहा है ना ट्रेन, उसी साइड में होगा। तो यहाँ पर सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिज हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, तो ये होगा ऑप्शन, कि कुछ डिस्टेंस दूर में जा करके गिरेगा उसके हैंड से, जो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उस डायरेक्शन में, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। क्योंकि बच्चे ना मोशन कर रहा है, ये मैंगो क्या है, मोशन कर रहा है। ट्रेन तो स्टॉप हो गया है, लेकिन ये मैंगो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इस वजह से क्या होगा, बच्चा अपना हाथ यहाँ पर खोल करके रखा होगा, तो गिराया होगा ऐसे ही, लेकिन ना ये मोशन कर रहा है, तो ये आगे मोशन करता हुआ ऐसे गिर जाएगा, और ट्रेन क्या होगा, यहाँ पर रुक जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग इज बेस्ड ऑन। तो जो रॉकेट लॉन्चिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो बेस है फर्स्ट लॉ पे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्या है बच्चे, ये बेस है, ठीक है। देखिए ना बच्चे, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, सिंपल समझ लीजिए क्या होता है। सपोज करें ना कि यहाँ पर रॉकेट है, क्या है ये, रॉकेट है। रॉकेट है कि क्या है बच्चे, ये ना हॉट गैस, ये यहाँ पर क्या है बच्चे, गैस है। गैस क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। गैस क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो जब गैस बर्न हो रहा बच्चे, तो गैस क्या करता है, प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है ना कि एवरी एक्शन देयर हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये अर्थ भी क्या करता है बच्चे, जो अर्थ है ना इसको इसको क्या क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स देता है, अपवर्ड थ्रस्ट देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, ये रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, रॉकेट क्या होता है, लॉन्च होता है। ठीक है ना। अदरवाइज क्या हो रहा होगा, आप लोगों को ना सॉल्यूशन भी शो हो रहा होगा इसका इसका आप लोग सॉल्यूशन प्रेफर कर सकते हो पढ़ करके डिटेल में। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोला बोला जा रहा है अ बॉल स्टॉप इन 0.06 सेकेंड। अच्छा, मतलब कि टाइम क्या लगा, टाइम लगा 0.06 सेकेंड किसी बॉल को स्टॉप होने में, मतलब कि वो बॉल क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, और मूव कर रहा था तो ना उस पर क्या लगा, एक फोर्स लगाए हम लोग 500 न्यूटन का। तो F इज इक्वल टू, हम लोग 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिससे वो बॉल क्या हो गया, रुक गया। द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज, तो बॉल का मोमेंटम क्या होगा, तो बच्चे हम लोग को ना हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे कि फोर्स जो होता है ना वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो फोर्स जो होता है, आई थिंक यहाँ पर दिख जाएगा, हाँ, फोर्स जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे कि फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि रेट ऑफ चेंज डेल पी बाय डेल टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट हो गया मतलब कि टाइम से डिवाइड करना है, हमें याद रखिएगा ना। तो फोर्स क्या है बच्चे, फोर्स है तुम्हारा 500 न्यूटन, रेट ऑफ मोमेंटम निकालना है तो डेल पी निकालना है, टाइम दिया हुआ है 0.06 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ मैं, 500 0.06, देखिए ये ना डिवाइड में है ना, इस साइड जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 00 है तो 00, फिर 5 6 30, और 00 है तो 00 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 30, तो 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर यूनिट का बात है कि सर ये कैसे आया, यूनिट कैसे आया, तो वो मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए न्यूटन है, यहाँ पर क्या है, न्यूटन है, और यहाँ पर क्या है, सेकेंड है। तो न्यूटन मल्टीप्लाई सेकेंड क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, ये कैसे है, तो ये भी सुन लो। न्यूटन को बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर, सॉरी मीटर ऊपर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर में देखिए क्या है बच्चे, सेकेंड है, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड क्या हो गया, कट गया, तो आ क्या गया हमारा आंसर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हो गया इसका यूनिट। आगे है बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी अप्लाइड है जब बाहर से कोई भी क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे है, बोथ द एंड ऑफ अ बैलेंस आर पुल्ड विथ अ वेट ऑफ 20 किलोग्राम ऑन ईच साइड। सपोज करिए कि यहाँ पर एक बैलेंस है, तराजू, बैलेंस मीन्स तराजू है। ठीक है ना, ऐसे करके तराजू है, तो यहाँ पर भी 20 kg है, यहाँ पर भी 20 kg है। तो बोला जा रहा है कि बोथ द एंड ऑफ अ बैलेंस आर पुल्ड विथ अ वेट ऑफ 20 किलोग्राम ऑन ईच साइड। अच्छा, यहाँ पर ऐसे नहीं है बच्चे, यहाँ पर समझ करो, बस यहाँ पर तराजू है, और हम लोगों ने क्या किया, 20 किलोग्राम से इसको पुल किया, दोनों तरफ से पुल किया। द रीडिंग ऑन द बैलेंस इज, तो देखिए दोनों दोनों से 20 पुल किया है, तो क्या रीडिंग में कुछ इफेक्ट आएगा, रीडिंग पहले ऐसे था, रीडिंग पहले ऐसे था, तो जब 20 दोनों साइड पुल किया है ना, तो ऐसे ऐसे हिला होगा, लेकिन फिर से 20 पर ही आकर के रुक गया होगा, सीधा होगा, तो कुछ भी उसमें इफेक्ट आया होगा, तो नहीं बच्चे, कुछ इफेक्ट नहीं आया होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। अगर मान लो इधर 30 पुल करते, इधर 20 पुल करते, तो 30 करते तो ये नीचे आता, और 20 क्या रहता, थोड़ा सा ऊपर रहता, तो उससे क्या होता, उससे होता ये कि यहाँ पर ये ऐसे आता, ऐसे आता, मतलब कि 10 का रीडिंग दिखाता। समझ में आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं। ठीक है ना, या याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट ही है इस चैप्टर का। आगे है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डबल। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं, मतलब इसको बोल लो ए डैश बोल लो,
मतलब कि जो जो न्यू एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया है, पुराने एक्सेलरेशन का डबल हो गया है, मतलब कि a डैश इज इक्वल टू 2a हो गया है। कीपिंग द मास कांस्टेंट, अच्छा, और मास जो है ना बच्चे वो m ही है, कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किए हैं। m डैश जो नया मास है वो पुराने मास के इक्वल है। द फोर्स बिकम, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो बच्चे हम लोग को फॉर्मूला पता है ना कि F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला होता है। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, तो नया फोर्स होगा नया मास इंटू नया एक्सेलरेशन। तो नया मास तो m ही है और नया एक्सेलरेशन क्या है, 2a है, ठीक है। तो ये 2ma, इट मीन्स 2f। ma क्या है बच्चे, फोर्स है। देखिए ये पुराना फोर्स और ये नया फोर्स, तो नया नया फोर्स क्या हो गया बच्चे, डबल हो गया पुराने फोर्स का। तो द फोर्स बिकम डबल, फोर्स का जगह बच्चे डबल हो जाएगा, ठीक है ना। और फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी, तो फोर्स क्या है बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। फोर्स के लिए आपको वेक्टर मतलब होता है कि आपको इसके लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और आपको इसके लिए मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स को आप ऐसे करके बोलते हो ना, 5 न्यूटन इन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड क्या है बच्चे, डायरेक्शन है, या 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ क्या है बच्चे, नॉर्थ है आपका वो नॉर्थ क्या है आपका, डायरेक्शन है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, डिस्कस एंड राइट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ ना कि जो मैं लिखा हूँ ना कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। बच्चे ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ये यहाँ से, एक मिनट ना रुकिएगा ना, ये देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है ना कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के इक्वल होता है वो। इसी से मैंने बोला है कि ना फोर्स क्या है बच्चे, इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस एंड राइट का, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 सॉलिड्स विच आर मेड अप ऑफ, अच्छा 3 सॉलिड है, एक बना हुआ है एल्युमिनियम का, एक सॉलिड बना हुआ है एल्युमिनियम का, एक सॉलिड बना हुआ है स्टील का और एक सॉलिड बना हुआ है वुड का, एक सॉलिड बना है वुड का। 3 सॉलिड है, एक बना है एल्युमिनियम, एक बना है स्टील, एक बना है वुड का, ठीक है। हैव सेम शेप, सभी का शेप क्या है, सेम है। सभी रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर, स्फेयर है तो स्फेयर, सभी का शेप सेम है। एंड वॉल्यूम, एंड उसका वॉल्यूम भी सेम है, मतलब कि सभी का वॉल्यूम भी सेम है, मतलब कि सभी के अंदर अमाउंट ऑफ जितने एयर पार्टिकल आएंगे ना वो क्या है, सभी का सेम सेम है। आगे है से विच ऑफ दिस सॉलिड विल हैव मोर इनर्सिया एंड वाई, अच्छा किसका इनर्सिया ज़्यादा होगा। तो बच्चे अभी मैं बताया था कि जिसका मास ज़्यादा होता है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्सिया ज़्यादा होता है। आप बोलोगे सर या यहाँ पर तो आपने बताया था मास ज़्यादा है सबका, ना एक और बताया था कि जो इनर्सिया होता है ना बच्चे, जो इनर्सिया होता है वो डिपेंड करता है मास एज वेल एज एंड डेंसिटी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मास एंड डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो बच्चे याद रखो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है ना वो स्टील की होती है। किसकी होती है, स्टील की होती है। तो जिसका ज़्यादा डेंसिटी उसका ज़्यादा इनर्सिया, या जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्सिया। तो बोलोगे ना कि ना स्टील हैव मोर इनर्सिया बिकॉज इट हैज़ मोर डेंसिटी, बिकॉज इट हैज़ मोर डेंसिटी। हाँ यही बोलोगे। तो सबसे ज़्यादा इनर्सिया होगा स्टील का, देन एल्युमिनियम का और देन फिर वुड का होगा, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा बोलोगे कि स्टील हैव मोर इनर्सिया बिकॉज इट हैज़ मोर डेंसर मटेरियल आउट ऑफ दिस सॉलिड्स, ऐसा करके, ठीक है ना। अदरवाइज आपको सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी आंसर दे सकते हो अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मास और डेंसिटी से लेकर के बोल सकते हैं इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूटेंसिल मेड ऑफ ग्लास ब्रेक ऑन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, अच्छा एक कांच का बर्तन है या एक ग्लास है, वो क्या हो गया, जब वो क्या हो गया ग्राउंड पर गिरा ना तो क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया,
ठीक है, बट नॉट व्हेन दे फॉल ऑन सैंड, लेकिन यही कांच का गिलास जब सैंड पर गिरा तो वो ब्रेक नहीं हुआ। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे आप बोलोगे ना कि ना देखिए, जैसे ही मैंने ना सपोज करो कि ना ग्लास का बना हुआ है, और जैसे ही मैंने ना क्या क्या किया, इसको एकदम हार्ड सरफेस पे ग्राउंड पे गिराया, तो जैसे मैंने गिराया ये तुरंत क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तुरंत जो जो कोई स्टॉप हो जाता जाता है ना, तो उस पर क्या क्या लगता है बच्चे, फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, जो चीज़ तुरंत स्टॉप होता है। ठीक है ना, आप खुद समझिए कि ना आप ना गाड़ी चला के आ रहे हैं या आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप अगर तुरंत ब्रेक मारेंगे, एकदम तुरंत ब्रेक मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप तुरंत रुक जाओगे। ठीक है, और अगर आप धीरे धीरे ब्रेक मारोगे तो आप क्या रुकोगे, आराम से रुकोगे। तो वही है बच्चे, जब आप कांच के गिलास को गिराए तो क्या हो गया, तुरंत स्टॉप हो गया। इसका मतलब उसके सारे पार्टिकल क्या हो गए बच्चे, तुरंत रेस्ट पे आ गए। और जब सारे पार्टिकल तुरंत रेस्ट पे आए, इसका मतलब उसे फोर्स ज़्यादा लगा, इसलिए तुरंत रेस्ट पे आए, जिसके कारण क्या होता है, उसके पार्टिकल जो होते हैं ना ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन वही जब हम लोग सैंड पे गिराते हैं तो उसके पार्टिकल को रेस्ट में आने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, इस कारण इसलिए वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? तो बच्चे आप सिंपल सा बोलोगे ना, utensil made of glass break on falling on the ground but not when they fall on the sand, because in this case force exerted is more देन दिस केस, ऐसा करके बोल सकते हो। या फिर ऐसा बोल सकते हो, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ, तो इतना ही आप बोलोगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, और फिर इसमें बोल सकते हो ना थोड़ा सा एग्जांपल दे करके कि व्हेन द यूटेंसिल मेड ऑफ ग्लास फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, its particle comes to rest in a very short period of time, period of time, and hence more force exerted on it, so utensil is breakdown. And when this utensil is falling on the sand, its particle comes to rest at more time पे क्या होते हैं, वो रेस्ट पे आते हैं। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस पार्टिकल इज लेस, देयर फॉर दिस डू नॉट ब्रेक, ऐसा करके बोल सकते हो। अदरवाइज आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा एकदम लिखा हुआ अच्छे से, आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हो अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। अपने ना ओन वर्ड में उसको समझाइए एग्जामिनर को, तो उसको भी समझ में आएगा कि ना कि हाँ आपने ना कहीं से रट के नहीं लिखा है, समझ के लिखा है। आप लोग के लिए सॉल्यूशन है, आप लोग उस सॉल्यूशन को फॉलो करिए, पढ़िए अच्छे से, और फिर उसको आप अपने ओन वर्ड में लिखिए, अपने खुद के वर्ड में, तो सही रहेगा वैसे बताना। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड राइट द मीनिंग ऑफ ऑल द सिंबल यूज्ड इन इट। तो हम लोग को क्या करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो बच्चे ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है, F इज इक्वल टू एम ए है। फिर इसमें बोला जा रहा है कि राइट द मीनिंग ऑफ द ऑल द सिंबल यूज इन इट। तो F क्या है बच्चे, F है बच्चे फोर्स है। F क्या है बच्चे, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स बोलिएगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। M क्या है बच्चे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर मास ऑफ अ बॉडी बोल लो। और A क्या है बच्चे, A है आपका एक्सेलरेशन एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो ऐसे करके बोलिएगा, या फिर ऐसे बोलिएगा कि फोर्स, ऐसे करके लिखिएगा ना तो ज़्यादा, हाँ यहाँ पे बता रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो फोर्स को लिखते हैं F से, मास को लिखते हैं M से, एक्सेलरेशन को लिखते हैं A से। तो F इज इक्वल टू एम ए हो गया। बोलेगा हियर F इज इक्वल टू M इज इक्वल टू एंड A इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू बोलेगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। M बोलेगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर मास ऑफ अ बॉडी। A बोलेगा एक्सेलरेशन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट या फिर एक्सेलरेशन एक्ट ऑन अ बॉडी, ऐसा करके। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इतना ही बोलना है बस। आगे क्वेश्चन नंबर 4,
वाई डज अ पर्सन गेट अ बैकवर्ड पुश ऑन यूजिंग अ गन। अच्छा, जब वो क्या करता है, गन को फायर करता है, गन को फायर करता है तो क्या होता है, वो हल्का सा पीछे, हल्का सा बैक हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो देखिए जब वो गन को सिंपल सा पकड़ा हुआ है, बस पकड़ा हुआ है, ऐसा करके बस पकड़ा हुआ है, तो क्या है, अभी गन भी रेस्ट में है और वो पर्सन भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है और पर्सन भी रेस्ट में है। लेकिन याद रखिए कि जैसे ही क्या करता है, फायर करता है, जैसे ही फायर करेगा ना, तो ना ये देखिए जो ना बुलेट है ना बच्चे, वो ना इस डायरेक्शन में निकलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा मोशन करता हुआ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता हुआ निकलेगा ना, तो बच्चे इसका मोमेंटम क्या हो गया, बुलेट का मोमेंटम क्या हो गया बच्चे, चेंज हो गया। मोमेंटम चेंज हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहना है। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन किया है ना, तो पर्सन को ना मोमेंटम कंजर्व रखवाने के लिए ना बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या करना पड़ेगा बच्चे, मोशन करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बुलेट जब फायर करके निकलता है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो गन क्या होता है, रिकॉइल करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, सिंपल सा बोलेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और आप लोग को इसका भी सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज द लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस टाइड अप विथ अ रोप। अच्छा, तो देखिए ये बस जा रहा है और बस पे क्या है बच्चे, यहाँ पर कोई लगेज है और उसको ना रोप से बांधा हुआ है। क्या क्या किया हम लोग, इसको रोप से बांध करके रखे हैं। तो रोप से बांध करके क्यों रखा जाता है, देखिए सपोज करिए ना कि ना ये ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, अब ये रुका हुआ है, तो जैसे ही क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा, तो मोशन ये भी रुका, बस रुका हुआ है ना, तो ये लगेज भी क्या है, रुका हुआ है, दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है, बस रुका है तो ये लगेज भी क्या है बच्चे, इसके साथ रेस्ट पे है। तो जैसे ये मोशन करेगा, तो मोशन करेगा तो ना ये लगेज क्या हो जाएगा बच्चे, ये लगेज ना एक 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 फोर्स फील करेगा। तो लगेज ये तो बस तो मोशन में आ गया, लेकिन लगेज क्या होगा, मोशन में नहीं आ पाएगा उतना जल्दी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लगेज हल्का पीछे की ओर गिर जाएगा, पीछे की ओर हो जाएगा, बैकवर्ड गिर जाएगा। ठीक है ना, अब सपोज करिए कि बस क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो लगेज भी क्या क्या कर रहा है, उसके साथ मोशन कर रहा है। तो जैसे ही क्या हो गया, बस रुक गया, तो लेकिन ये लगेज क्या होगा, तुरंत रेस्ट पे नहीं आ पाता है, इसको टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है रेस्ट पे आने के लिए। तो ये जैसे से आया और ये रुक गया और ये ऐसे करके आगे गिर जाता है। तो जब कोई चलता हुआ चीज़ रुकता है, तो कोई भी पर्सन हो चाहे लगेज हो, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, और जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। या फिर अब टर्न, जैसे मान लो ना कि लगेज है और ये बस है और लगेज है, तो ना अब अभी क्या कर रहा है, टर्न हो रहा है, ऐसा करके टर्न हो रहा है। तो अगर मैं क्या करूँगा, इसको ना रस्सी से बांधूंगा नहीं ना, तो क्या होगा, जैसे ये टर्न होगा ना, तो बस तो टर्न हो जाएगा, लेकिन लगेज क्या होगा, एक बाहर की ओर फोर्स फील करेगा, बाहर की ओर और एक फोर्स फील करेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक फोर्स फील करेगा, जिसकी वजह से लगेज क्या होगा, ऐसे करके बस ऐसे करके मूव हो गया, लेकिन ये लगेज क्या होगा, ऐसे करके बाहर आ जाएगा, लगेज जैसे हट जाएगा। तो ये सारे सिचुएशन ना हो, तो इन सभी से बचने के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम लोग ना लगेज को क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर है। अदरवाइज आप लोग को सॉल्यूशन भी शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा बच्चे। ये ना सब ना इनर्सिया का खेल है, इनर्सिया का जो है ना, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इन सब का ये खेल है। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो जाएगा जब दोनों रुके हुए हैं, ये मूव किया तो ये बैकवर्ड हो जाएगा। इनर्सिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा कि जब दोनों मूव कर रहे हैं, ये रुका तो ये हल्का आगे की ओर गिर जाएगा। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन का हो जाएगा कि जब ये क्या करो, टर्न हुआ ये तो टर्न हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, फेंका जाएगा ऐसे करके। तो ये है बच्चे इसका एग्जाम्पल। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, प्रूफ डैट इफ द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज सेम देन द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी विल बी मोर देन द वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी। अच्छा, तो बोला ये जा रहा है ना कि प्रूफ करके बताइए कि मोमेंटम जो होता है ना दो बॉडी का, वो सेम होता है। मोमेंटम दो बॉडी का सेम है, मोमेंटम सेम है, मतलब कि आपको मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, अगर हाँ दिख जाएगा ना, देखिए मोमेंटम दो बॉडी का सेम है। प्रूफ डैट इफ द मोमेंटम ऑफ दो बॉडी इज सेम, टू बॉडी इज सेम, तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं ना, याद रखिएगा। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है ना, ऐसा बोला जा रहा है ये।
सेम है देन द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी, तो बोला जा रहा है कि अगर मोमेंटम सेम है ना तो जो वेलोसिटी होगा ना लाइटर बॉडी का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा हैवियर बॉडी से। तो हम लोग बोल देते हैं कि ये एक बॉडी है छोटा सा और ये एक बड़ा सा बॉडी है। इसको बोल दे रहा हूँ मैं फर्स्ट बॉडी, इसको बोल रहा हूँ सेकेंड बॉडी। इसका मैं मास को बोल दिया एम, इसका मास को बोल दिया मैं कैपिटल एम। ठीक है, तो देखिए ये क्या है बच्चे, लाइटर है, ये हैवियर है, तो इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, इसका मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो देखिए बोलोगे ना कि ना इसमें लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो बोलेगा ना कि लेट मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज कैपिटल एम एंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज स्मॉल वी एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज कैपिटल वी। तो बोलोगे ना कि सिंस P1 इज इक्वल टू P2 दिया हुआ है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर पहला का था इसलिए पहले पहले का लिख लिए, यहाँ पर दूसरे का था इसलिए दूसरा लिख लिए। तो यहाँ पर क्या करो, m को इधर लिख लो और मल्टीप्लाई में है ना तो इधर साइड लेकर के आ जाओ, तो डिवाइड में यहाँ पर v और यहाँ पर मल्टीप्लाई में स्मॉल v है तो यहाँ पर छोटा वाला v। देखिए तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना गिवेन m जो है ना बच्चे वो लेस देन है कैपिटल m से, है ना बच्चे, m जो है वो लेस देन है कैपिटल m से। मतलब कि m अगर सपोज करिए यहाँ पर सपोज करिए कि अगर m 5 है तो ये कितना है बच्चे, कैपिटल m सपोज कर लीजिए कि 10 है। ठीक है, तो इधर 5/10 है तो इधर भी तो 5/10 होना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इधर अगर यहाँ 5/10 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 5/10 होना चाहिए। मतलब कि ये जो कैपिटल V है ना बच्चे, कैपिटल V कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए और स्मॉल v कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यही तो है, इतना बोलोगे कि गिवन स्मॉल m लेस देन कैपिटल M, देयरफॉर कैपिटल V इज लेस देन स्मॉल v, और यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही करना है बच्चे। तो सिंपल सा बोलोगे कि पहले तो दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में बताओगे कि किसका मास ये है, इसका मास ये है, इसका वेलोसिटी ये है, इसका वेलोसिटी ये है। बोलोगे गिवन है कि मोमेंटम क्या है, इक्वल है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो m को यहीं पर छोड़ दो, m मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, v को यहीं पर छोड़ दो, v मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। तो बोलोगे कि m क्या है, लेस देन है कैपिटल m से, स्मॉल m लेस देन है कैपिटल m से, देयरफॉर कैपिटल v लेस देन होगा स्मॉल v से। क्योंकि बच्चे 5/10 है तो ये क्या होगा बच्चे, 5/10 होगा, तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है ना। 5/10 कभी भी 1/4 के इक्वल नहीं हो सकता, या 5/10 कभी भी 15/20 के इक्वल नहीं हो सकता। 5/10 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपने से सपोज किया हूँ। सर बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पर 1 सपोज करता, यहाँ 2, तो यहाँ पर भी 1/2 होता। हाँ बच्चे, तो देखिए कैपिटल V बड़ा है मतलब, और ये क्या है, स्मॉल है, तो V क्या है, सॉरी कैपिटल V क्या है, लेस देन है, और स्मॉल v क्या है, ग्रेटर देन है। तो यही तो बच्चे बोला गया है यहाँ पर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग when we applied a force on a body, जब हम लोग किसी बॉडी पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं द बॉडी अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अस। तो बॉडी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। तो बिल्कुल सही है कि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन देयर हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ही है एवरी एक्शन देयर हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फर्स्ट सेकेंड एंड वाइल द थर्ड लॉ। यहाँ पर कहीं पर मैं टिक लगवाया था। अब आगे बोला जा रहा है इफ़ डैट बॉडी इज़ अ कार स्टैंडिंग असाइड अ रोड, अगर एक कार क्या है बच्चे रोड के साइड में खड़ा है, प्रोबेबली इट विल नॉट गेट इन मोशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स बाय अस। हाँ, तो बिल्कुल अगर आप इसको फोर्स लगाओगे ना तो ये क्या करेगा, मोशन नहीं करेगा। बिल्कुल सही है बच्चे। A student argue that both the force here are equal and opposite and hence they cancel each other। तो एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि ना तुमने फोर्स लगाया तो इधर से ये कार भी क्या करेगा, तुमको फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है। एक्सप्रेस योर थॉट रिगार्डिंग दिस आर्ग्यूमेंट एंड टेल वाई द कार डज नॉट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा,
तो बोलना ये चाह रहा है ना बच्चा वो कि ना अगर तुमने इधर से फोर्स लगाया तो कार भी क्या करेगा आप पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा ये दोनों कैंसिल होकर के कार क्या करेगा अपोजिट में मूव करने लगेगा। ठीक है ना, मतलब मूव नहीं करेगा, वो बस बोल रहा है कि दोनों दोनों क्या करेंगे कैंसिल हो जाएंगे। नहीं बच्चे ऐसा नहीं होता है। देखिए जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना बच्चे ये ना यहाँ पर है, हाँ पढ़ाते समय मैंने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बोथ द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है बच्चे, दो अलग अलग बॉडी पर होता है, लेकिन ये नहीं बोला गया है ना कि ना जो एक्शन एक्शन का जो फोर्स है ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर ये अप्लाई होता है, अलग अलग बॉडी पर ये अप्लाई होता है। तो एक्सप्रेस योर थॉट रिगार्डिंग दिस। तो पहले तो आप तो क्या क्या बोलोगे, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलोगे। तो बोलोगे एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट द फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड नॉट ऑन द सेम बॉडीज, ऐसा करके। एंड ये जो बोल रहा था कि ना क्या हो जाएंगे, फोर्स इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बोलोगे ना कि फोर्स डू नॉट कैंसिल ईच अदर, फोर्स उसको कैंसिल नहीं करेगा। तो जो ये रीज़न दे रहा है ना बच्चे, जो ये बच्चा जो रीज़न दे रहा है तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। अब फिर एक्सप्रेस योर थॉट रिगार्डिंग दिस आर्ग्यूमेंट एंड टेल वाई द कार डज नॉट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। और आपको बताना है ना कि कार क्यों नहीं मूव करता अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चे कार इसलिए मूव नहीं करता अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि कार का इनर्शिया क्या है बच्चे, ज़्यादा है। सर इनर्शिया बोले तो बच्चे कि ना उसको उसके स्टेट से चेंज कराने के लिए, अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट से मोशन में लेकर के आने के लिए बच्चे जो मतलब कि जो रेस्ट से जो मोशन में आएगा ना बच्चे, तो उसके लिए क्या है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इनर्शिया क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। कार का जो मास है ना बच्चे वो क्या है, मच मोर है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। तो कार का जब मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अप्लाई, मतलब उसको मोशन में लेकर के आने के लिए। इसलिए क्या होता है, वो मूव नहीं होता है। तो बोलोगे ना कि द कार डज नॉट मूव बिकॉज इट हैज़ मोर मास एंड मोर इनर्शिया एंड स्टूडेंट कैन नॉट एक्सर्ट द फोर्स टू मूव द कार, ऐसा करके, मतलब कि वो इनफ फोर्स नहीं है ना जिससे कि कार मूव हो जाए, ऐसा है बच्चे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। अदरवाइज आप लोगों को जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा आप लोग उस सॉल्यूशन का भी आंसर दे सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 50 किलोग्राम। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 50 किलोग्राम है, मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा। चलिए ना एक एक करके मैं ना आपको ना बताते भी जाता हूँ और यहाँ पर सॉल्व भी करवाते जाता हूँ, तो आप लोग को समझ में आते भी जाएगा। देखिए ना क्वेश्चन के साथ ही आपको ना बता दे रहा हूँ यहाँ पर, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास। तो मास मतलब कि एम क्या है बच्चे, 50 किलोग्राम। समझ में आ गया हो कितना। मूविंग एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि ए क्या है बच्चे, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, आगे 7 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। अच्छा, तो टाइम क्या है बच्चे, पहले तक समझिए कि टाइम क्या है 6 सेकेंड। और देखिए फ्रॉम 4 मीटर टू 7 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ना बच्चे वो 4 मीटर पर सेकेंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चे वो क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो बच्चे इनिशियल मोमेंटम बोलोगे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को बोल दो P1। इनिशियल मतलब कि पहला वाला। मोमेंटम क्या होता है बच्चे, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इसमें इनिशियल वाला रखिएगा, सॉरी मास तो वही रखिएगा लेकिन इनिशियल वाला वेलोसिटी रखिएगा। तो m क्या है बच्चे 50 kg और वेलोसिटी क्या है बच्चे 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका क्या गया बच्चे, इनिशियल मोमेंटम आ गया। एंड फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम बोलोगे, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को P2 बोल दीजिए। P2 हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, इस बार कैपिटल ए सॉरी स्मॉल वी दीजिएगा क्योंकि फाइनल हम लोग स्मॉल वी को बोले हैं। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास तो 50 किलोग्राम ही है और वेलोसिटी क्या है 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। तो 0 7 5 35, 350
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे है एंड द अप्लाइड फोर्स, तो पहला ये निकालना था, ये आंसर, सेकंड ये निकालना था, ये आंसर, और थर्ड क्या है बच्चे, अप्लाइड फोर्स निकालिए। तो बच्चे अप्लाइड फोर्स कैसे निकालेंगे, तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि फोर्स जो होता है ना वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। सर कहाँ पढ़ा है, तो बच्चे यहाँ पर पढ़ाया था, पहले तो यहाँ पर पढ़ाया था, और जब बुक पढ़ा रहा था ना उस समय पढ़ाया था कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो स्पेस गिवन है ना यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो इसके बाद का बोलोगे कि फोर्स जो होता है ना वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ CHANG, चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो फोर्स निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल पी और इसको डेल टी लिखते हैं। डेल पी चेंज है मतलब कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल टी तो डेल टी है। पी फाइनल बच्चे ये है, पी फाइनल यहाँ पर ये है मतलब कि बाद का है ये 350, माइनस पी इनिशियल क्या है बच्चे 200, और टाइम कितना लगा है बच्चे 6 सेकेंड लगा है। 350 माइनस 200 आ गया 150/6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 ज़ा 12, 3 कैरी, 6 5 ज़ा 30, तो 25 न्यूटन। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है 50 किलोग्राम का, ये क्या क्या कर रहा था, मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, मूव कर रहा था ये 4 मीटर पर सेकेंड से। आपने इसके ऊपर क्या किया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना लगाया फोर्स, तो 25 न्यूटन का फोर्स लगाया 6 सेकेंड के लिए, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया 4 से 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये यही है बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको समझ में आया है तो, क्योंकि बच्चे ये यही सिंपल सा समझाने के लिए आपको कोशिश किया कि आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फुटबॉल एंड अ टेनिस बॉल। अच्छा ठीक है, फुटबॉल इतना बड़ा होता है, टेनिस बॉल इतना बड़ा होता है। तो फुटबॉल, अच्छा ये बताइए दोनों में से मास किसका ज़्यादा है, तो फुटबॉल बड़ा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, और बॉल एकदम छोटा सा होता है तो बॉल का मास इतना छोटा सा होगा। बॉल का मास मतलब कि फुटबॉल भारी होगा और टेनिस बॉल क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, तो अ फुटबॉल एंड अ टेनिस बॉल आर इन अ सिमिलर मोशन। अच्छा सिमिलर मोशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि दोनों क्या कर रहे हैं, लीनियर मोशन कर रहे हैं, मतलब कि एक लाइन में मोशन कर रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी से। अच्छा दोनों का वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल। ठीक है ना, F फॉर फुटबॉल एंड V फॉर टेनिस बॉल, बोथ ऑफ डैम कोलाइड हेड ऑन ईच अदर। अच्छा दोनों क्या हो गए, इधर से आ रहा है टेनिस बॉल और इधर से आ रहा है फुटबॉल, दोनों क्या हो गए, आए और टकरा गए, क्या हो गए, टकरा गए। एंड आफ्टर सम टाइम दे कम टू स्टॉप, और जब टकराए तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए होंगे, और कुछ देर के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है ना, हाँ रुक गए। इफ़ द टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन इज 1 सेकेंड, अगर दोनों टकराए हैं 1 सेकेंड तक के लिए, देन उसके बाद बोला जा रहा है कि देन पहला है विच ऑफ द टू बॉल विल मोर अफेक्टेड बाय द फोर्स, तो कौन सा बॉल फोर्स से ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ फिर मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए बच्चे समझिएगा ना, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेलोसिटी क्या है, दोनों का सेम था, तो यहाँ पर लिख दिया कि V फॉर फुटबॉल इज इक्वल टू V फॉर टेनिस बॉल, और मैंने यहाँ पर लिखा है कि मास ऑफ फुटबॉल क्या होगा, ज़्यादा होगा मास ऑफ टेनिस बॉल से। तो अब बोला जा रहा है कि विच ऑफ टू बॉल विल मोर अफेक्टेड बाय फोर्स, तो किस बॉल को ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा फोर्स से, जब दोनों टकराएंगे ना तो किसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो ये बताइए ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा। तो अच्छा आप ऐसा समझिए कि फुटबॉल की जगह ले लीजिए आप एक मोटा आदमी ले लीजिए, कि यहाँ पर क्या है, एकदम मोटू आदमी है एक, ठीक है ना, ये एक मोटू आदमी है, और यहाँ पर क्या है बच्चे, एक पतलू आदमी है, पतला है। ठीक है, तो इसको समझिए कि फुटबॉल है, इसको समझ लीजिए कि क्या है, ये पतला आदमी है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए कि यहाँ पर एक ट्रक है और यहाँ पर एक साइकिल है, तो ट्रक का मास ज़्यादा है, साइकिल का मास कम है। ट्रक और साइकिल दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, तो बताओ किसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, टकराएगा तो बोलोगे सर ट्रक वाला ना उसको ना पूरा मार देगा,
मतलब कि बहुत ज़्यादा मार देगा। क्योंकि बच्चे देखिए ना, जब भी कोई चीज़ मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है और उसके पास कुछ वेलोसिटी होता है तो उसके पास मोमेंटम होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है और उसके पास कुछ वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता ही यही है कि जब भी कोई मास वेलोसिटी करे, मतलब कि मोशन करे, तो उसके अंदर जो एनर्जी रहता है ना, उसी को बोलते हैं मोमेंटम हम लोग, ठीक है ना। तो इसके पास, ट्रक के पास क्या है, ज़्यादा मोमेंटम है, तो इसलिए ये साइकिल को बहुत तेज़ी से मारेगा। तो ज़्यादा अफेक्टेड कौन होगा फोर्स से? तो बोलोगे ना कि ना विच ऑफ टू बॉल, तो कौन सा बॉल ज़्यादा अफेक्टेड होगा? तो बोलोगे टेनिस बॉल विल बी मोर अफेक्टेड बाय द फोर्स। टेनिस बॉल क्या होगा, ज़्यादा अफेक्टेड होगा फोर्स से, बिकॉज इट हैज़ लेस मास। और लेस मास है मतलब कि इसका मोमेंटम क्या है, लेस है कंपेयर टू फुटबॉल के कंपेरिजन में। इसलिए क्या होगा बच्चे, ये ज़्यादा अफेक्टेड होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको जो मैं समझाना चाहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द मोमेंटम ऑफ विच बॉल विल चेंज मोर। मोमेंटम किसका चेंज ज़्यादा होगा? तो देखिए इसमें बोलोगे ना, तो इसमें बोलोगे कि मोमेंटम किसका चेंज ज़्यादा होगा। तो आप लोग सपोज करिए मतलब कि समझिए थोड़ा सा कि ना एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी। तो मोटा आदमी देखो, दोनों अभी क्या है बच्चे, सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, टकराए। तो टकराएंगे ना, तो पतला आदमी इसको ज़्यादा ढकेल पाएगा या मोटा आदमी इसको ज़्यादा ढकेलेगा? तो बोलोगे सर मोटा आदमी पतला को ज़्यादा ढकेलेगा। तो जब ढकेलेगा ना, तो अभी स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन जब इसको धक्का दिया ना, तो ना ये क्या हो गया, मोटा आदमी इसको ज़्यादा धक्का दे देगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पतले आदमी की बढ़ जाएगी। पतले आदमी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि टेनिस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी फुटबॉल की वेलोसिटी से। कब ज़्यादा होगी, ये आफ्टर कॉलिजन की बात कर रहा हूँ, कॉलिजन के बाद, टकराने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना मोमेंटम जो होता है ना बच्चे, मोमेंटम जो होता है ना, वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो किसकी वेलोसिटी में किसका मोमेंटम चेंज ज़्यादा होगा? तो ना इसकी वेलोसिटी जब बढ़ गई, तो इसका मोमेंटम चेंज, टेनिस बॉल का मोमेंटम चेंज, मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंटम चेंज इन टेनिस बॉल ज़्यादा होगा। चेंज इन मोमेंटम का बात कर रहा हूँ मैं, मोमेंटम का नहीं बात कर रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम का बात कर रहा हूँ मैं, कि ना फुटबॉल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम ऑफ विच बॉल विल चेंज मोर? तो बोलोगे मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल विल चेंज मोर बिकॉज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, थर्ड है द एसेलरेशन ऑफ विच बॉल विल बी ग्रेटेस्ट। एसेलरेशन किसका ज़्यादा होगा? तो बच्चे एसेलरेशन होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए ना, एसेलरेशन होता क्या है। एसेलरेशन होता है बच्चे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वैसे तो इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज, हाँ लिख दिया हूँ, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी में किसके में ज़्यादा चेंज आया? तो बोलोगे सर पतला आदमी जो था ना, पतला आदमी वो क्या था, धीरे चल रहा था, और मोटा आदमी पहले धीरे चल रहे थे, दोनों चल रहे थे, सेम चल रहे थे। बाद में जब लोग टकराए तो पतला आदमी ज़्यादा तेज भाग गया टकराने के बाद, और मोटा आदमी में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। सपोज करो कि पहले स्टार्टिंग में दोनों का 5 था वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद ये क्या हो गया, ये इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बच्ची, हल्के से 5.001 हो गई, बढ़ गई होगी। लेकिन इसका क्या हो गया होगा, 5 सपोज करो कुछ भी हो गया होगा, 999 या 8 कुछ भी हो गया होगा। तो देखिए 5 से 5.001 ज़्यादा है, या 5 से इसके में चेंज ज़्यादा है? तो बोलोगे सर ये चेंज क्या है, ज़्यादा है। तो बोलोगे ना कि ना एसेलरेशन ऑफ टेनिस बॉल विल बी मोर, एसेलरेशन ऑफ टेनिस बॉल विल बी ग्रेटेस्ट बिकॉज आफ्टर कॉलिजन द चेंज इन वेलोसिटी इन टेनिस बॉल इंक्रीज, कि ना चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या है, एसेलरेशन टेनिस बॉल का क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। क्योंकि बच्चे फोर्स भी बढ़ रहा है ना, फोर्स भी बढ़ रहा है, तो एसेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिंपल सा आपको बताना है, ये मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ये वाला ना, पहले तो आप ये समझिए कि आपको ये बताना है। ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपको डेरिवेशन लिख करके बताना है और लास्ट में आपको प्रूफ करना है ना, इतना पूरा बनाते हुए आपको ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करना है ना कि मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इक्वल होता है मोमेंटम बिफोर कॉलिजन के। तो मतलब कि टकराने के पहले मोमेंटम बिफोर कॉलिजन होता है टकराने के पहले जो दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट का सम का जो मोमेंटम है ना वो इक्वल होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट टकरा करके दूर हट जाएगा उस मोमेंटम के इक्वल होता है। तो यही बच्चे इसको प्रूफ करना है। तो जब मैं पढ़ा रहा था ना तो आप लोग को ये बताया था, तो आप लोग उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो बच गया है इस चैप्टर का उसको पढ़ते हैं और पढ़ के तो खत्म करते हैं। तो 11 है द फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम। तो पहले तो आप m लिख लीजिए। m क्या है बच्चे? 3 किलोग्राम है। आई थिंक समझ में आया होगा। 3 किलोग्राम इज ड्रॉन इन द फॉलोइंग फिगर। अच्छा बताया गया है, ये फॉलोइंग फिगर बनाया गया है। फोर्स टाइम ग्राफ है, यहाँ पर फोर्स लिया गया है, यहाँ पर टाइम लिया गया है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। अच्छा 0 से 10 सेकेंड में इसका बताना है मोमेंटम क्या होगा। तो सर ये ऐसा तो कभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। हाँ बच्चे पढ़े नहीं हो ना, लेकिन मैं आपको बता दूं ना कि ना जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे, यहाँ वाले पे एक मिनट, यहाँ पर पढ़े थे जैसे हम लोग जैसे यहाँ पर पढ़े थे कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ आपको बताता है वेलोसिटी के बारे में। सॉरी एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको बताएगा वेलोसिटी के बारे में, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वैसे ही फोर्स एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ आपको बताता है मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में बताता है? मोमेंटम के बारे में बताता है। तो सर ये होता कैसे है? सपोज करिए आप लोग पहले समझिए, थोड़ा बेसिक समझिए कि ऐसे करके इधर फोर्स को डिनोट किया गया है और इधर टाइम को डिनोट किया गया है। ठीक है ना। ऐसे ही लेते हैं, कोई ग्राफ बना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया बोलोगे सर, इसका एरिया होगा हाफ मतलब कि 1/2 बेस क्या है बच्चे? बेस यहाँ से यहाँ तक टाइम है, बेस टाइम 1/2 बेस इंटू हाइट क्या है बच्चे? यहाँ से यहाँ तक हाइट है बच्चे, फोर्स है। ठीक है। तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और यहाँ हाफ नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो सेकेंड को सेकेंड लिख दिए, न्यूटन को बोलोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड कट गया तो उसका यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है बच्चे? तो ये है मोमेंटम का यूनिट, पी फॉर मोमेंटम का यूनिट है। तो एरिया हम लोग इसके अंदर का एरिया निकाल देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा मोमेंटम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ द area under the force time graph gives the change in momentum। तो ये आपको क्या देगा बच्चे? मोमेंटम देगा। चलो इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं OAB, यहाँ पे C और ये D, सॉरी D 10 सेकेंड तक बोल रहे हैं तो 10 सेकेंड यहाँ तक होगा। इस बार भी गलती हो जाता, उस बार के जैसे C और D हो गया ये। ठीक है। तो लोग बोलेंगे ना कि इसका एरिया निकालना है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आई थिंक दिख जाएगा। तो बोलोगे कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया ऑफ OACD, एरिया ऑफ OACD। ठीक है। तो एरिया OACD इस ट्रायंगल का एरिया, तो बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको बोलते हैं रेक्टेंगल ACDB। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बोलेंगे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 एरिया ट्राइंगल होता है 1/2 बेस क्या है? OB, हाइट क्या है? AB, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हो गया BD, ब्रेथ हो गया
सी डी, तो 1/2 बेस ओ बी, ओ बी कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर 0 है ना, हाँ ओ बी क्या है यहाँ से यहाँ तक 4 है, ए बी कितना है यहाँ से यहाँ तक, ए बी है 10 प्लस बी डी, बी डी कितना है यहाँ से, तो बी डी ऐसा ऐसा नहीं कि बी डी यहाँ पर 10 है, बच्चे ध्यान दो ना कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 4 इधर कम कर लो और इधर तो 4 से इधर नहीं तो ऐसे ऐसे काउंट कर लो 2 to 4 to 6, दोनों में गैप 2 का है, तो यहाँ पर 6। सी डी कितना है, सी डी अब अभी भी 10 ही है, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 10 जा 20 प्लस 6 10 जा 60, तो 60 इंटू 20 80। मोमेंटम है तो इसका आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चे क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जो समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है, लेकिन अगर आप लोग को ना मान लो ना, मुझे लगता है ना कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो अगर इसे समझ में नहीं आया ना तो ना मैं आप लोग को ना यहाँ पर एक बार नीचे में बता रहा हूँ, आप लोग उसको समझ लीजिए। तीनों क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो कैसे लिख करके बनाएंगे मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो समझिएगा ना, तो ना हाँ हम लोग लेते हैं पहले बिफोर कॉलिजन क्या था बच्चे, तो बोलोगे सर मास ऑफ फुटबॉल जो था ना वो ज़्यादा था मास ऑफ टेनिस बॉल से, और बोलोगे ना कि सर कॉलिजन के पहले एंड वेलोसिटी को ले लो स्मॉल यू, वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल जो था ना बच्चे वो ना वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल के इक्वल था, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये यू के इक्वल था, ऐसा करके। तो मोमेंटम निकालते हैं, तो मोमेंटम क्या होता है बच्चे, तो मोमेंटम ना आप बोलोगे ना कि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो बोलोगे ना कि सिंस मास ऑफ फुटबॉल ज़्यादा है मास ऑफ टेनिस बॉल से, तो मैं मास ऑफ फुटबॉल में मल्टीप्लाई करवा दूंगा वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल का, और मास ऑफ टेनिस बॉल में मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल का। देखो दोनों क्या है, सेम है, यू एफ और यू टी दोनों सेम है, तो बोलोगे कि एम एफ मल्टीप्लाई यू मल्टीप्लाई ग्रेटर देन होगा एम टी मल्टीप्लाई यू के, मतलब कि ये हो गया मोमेंटम ऑफ फुटबॉल ज़्यादा है मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल से। तो मोमेंटम ऑफ फुटबॉल ज़्यादा है मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल से कब, कॉलिजन के पहले, इसलिए जब ये इसको धक्का मारेगा ना, धक्का मार के जब ये टकराएगा ना, तो ना टेनिस बॉल को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, टेनिस बॉल ज़्यादा दूर तक फेंकाएगा, ठीक है ना। मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इसलिए जो फोर्स का जो इफेक्ट है ना टेनिस बॉल पे वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ऐसा करके। दूसरा में था कि मोमेंटम चेंज किसका ज़्यादा होगा, तो बच्चे मोमेंटम चेंज किसका ज़्यादा होगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि मोमेंटम चेंज उसका ज़्यादा होगा जिसका क्या होगा बच्चे, जैसे कि ये समझिए ना। दूसरा मैं इस समझा दूँ, ये अब आफ्टर कॉलिजन के बाद बच्चे मास ऑफ फुटबॉल अभी भी ज़्यादा होगा मास ऑफ टेनिस बॉल से। ऐसा नहीं है ना कि मास ऑफ फुटबॉल, मोटा आदमी अगर पतला आदमी से टकराएगा ना, तो ऐसा नहीं है ना कि पतला आदमी मोटा हो जाएगा और मोटा आदमी पतला हो जाएगा, नहीं, दोनों का मास सेम रहेगा। तो मास ऑफ फुटबॉल अभी भी ज़्यादा है मास ऑफ टेनिस बॉल से, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल जो है ना बच्चे वो कम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल से। इसको वीटी बोल लिए, समझ में आ गया ना, ये आफ्टर कॉलिजन का बात है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि मास ऑफ फुटबॉल मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल और मास ऑफ टेनिस बॉल मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल, ये क्या होगा बच्चे, ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम जो होगा ना बच्चे वो टेनिस बॉल का ज़्यादा हो जाएगा, किससे, फुटबॉल की कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो आई थिंक ऐसे करके आप बताओगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड था एक्सेलरेशन वाला, तो बोलेगा ना कि यही बोलेगा कि ना फोर्स क्या लगेगा है बच्चे, टेनिस बॉल में ज़्यादा लगा है, और वेलोसिटी चेंज भी क्या है बच्चे, टेनिस बॉल का ज़्यादा हुआ है, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, टेनिस बॉल का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहीं तक ये वीडियो, आई थिंक ये वीडियो में इतना ही था आप लोग को समझाने लायक। अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।